तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण बीजेपी हेडक्वार्टर में, जिसमें बड़ी बातें हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। उनके नेतृत्व पर मुहर लगाते हुए इस मंच से उन्होंने महिलाओं का खास जिक्र अपने भाषण में किया। कहा वो शांत जरूर रहती हैं, वो साइलेंट वोटर्स हैं, लेकिन वो हमारे साथ थी। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का करारा प्रहार। परिवार वाली पार्टियां सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है जितनी भी ये परिवार वाली पार्टियां हैं, इन्होंने ही लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ना जीत में उन्माद, ना हार में अवसाद। ये बात दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं में नए तरीके से जान फूंकने की कोशिश की। ये भी कहा कि जो हमें नहीं हरा सकते वो हमारे कार्यकर्ताओं को मारते हैं। सीधे बंगाल पहुंच गए बिहार की जीत के बाद और बंगाल का जिक्र किया। वोकल फॉर लोकल ये नारा भी प्रधानमंत्री ने कई बार लगाया, चाहे वो कृषि क्षेत्र में किए गए बदलाव हो, कृषि बिल या फिर आर्थिक बदलाव। इन सब पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता उनके साथ है और देश के प्रधान सेवक के लिए जनता की मुहर सबसे बड़ा भरोसा और विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वहां से निकलते हुए कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए परिवार वाली पार्टियां यानी कांग्रेस पर कटाक्ष। हमें अपनी पार्टी में भीतर के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना है। हमें अपनी पार्टी को जीवंत लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण बनाना है। और तभी तो देश का प्रधानमंत्री मंच से कह सकता है, नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। यही तो पार्टी के लोकतंत्र की ताकत है। पार्टी हर कार्यकर्ता और हर नागरिक के लिए अवसरों का एक बेहतरीन मंच बने, जहां प्रतिभा के साथ न्याय हो और परिश्रम को पुरस्कार मिले। कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, जरा नजर कीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैमिली पार्टियां, ये पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। और ये बात देश का युवा भली भांति जानता है। परिवार की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुर्भाग्य से देश की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, अनेक दशकों तक देश में नेतृत्व करने वाली पार्टी, वो भी एक परिवार के चुंगाल में फंस गई है, परिवार की पार्टी बन के रह गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व और बढ़ जाता है। देश का विकास, राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसौटी है और आने वाले समय में भी यही चुनाव का आधार रहने वाला है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह कांग्रेस पार्टी, आरजेडी सबको एक साथ लपेटते हुए परिवार वाली पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बताएं जितनी रैलियां पीएम ने की हैं, 73% स्ट्राइक रेट उनकी रैलियों की रही है। जहां जहां पर रैली की है वहां पर जीत बीजेपी को मिली है। और आज एक बार फिर उन्होंने यहां से न सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस सबको लपेटा, तमाम ऐसी पार्टियां जहां पर परिवार के अंदर नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने बिहार
कि जनता का धन्यवाद किया। लेकिन अंजना, इस सारी परिस्थिति में इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात साफ कर दी प्रभु जी, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। इसमें शक था नहीं ना। प्रधानमंत्री ने वहां जाके प्रॉमिस किया है कि मैं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी को ही बनाऊंगा। मैंने कहा मोदी के नाम पर ही नीतीश कुमार जीते हैं। भाई नीतीश कुमार की अपनी वक़्त वहां दिखाई दे गई कि 1990 में जब बिहार बना, या जब 2000 में बना बिहार, उसके बाद सबसे कम सीटें जनता दल की इस बार आई हैं। रिकॉर्ड तोड़ा है नीतीश कुमार ने, ना केवल इसलिए कि वो 15 साल के बाद भी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए भी रिकॉर्ड क्या है, सक्सेस एवरीबॉडी। अब फेलियर, एक बात पूरा करना है, ये टोकने की आदत छोड़ दीजिए आप, ये छोड़ दीजिए। मैं आपको टोकता नहीं हूँ, मेरा क्यों विचारधारा टूट जाती है। मैं बूढ़ा आदमी, जवान आदमी तरह नहीं हुई। तो जो आपको पसंद हो आप बोलिए, उसके बाद आपकी बात से कर रहा था, आप ही से प्रश्न कर रहा था, शायद उसका उत्तर सवाल पूरा होने मेरा जो हो तो जाने दो भैया मेरे। तो ये पहली बार हुआ जबकि एक चीफ मिनिस्टर जिसकी अपनी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, परंतु दूसरे की मदद से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, उसकी ताकत बढ़ती चली जा रही है, उसमें कोई शक नहीं था। पर बड़ी बात देखने वाली ये है कि मोदी जी ने जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास एजेंडा शुरू से एक ही एजेंडा चलता आ रहा है, परिवारवाद का। इंदिरा गांधी से लेकर के तो अभी तक जब भी है, कब भी बात होती है वो कुछ। अब देखिए परिवार तो निबट गया भाई। मेरे को कई बार ये लगता है कि जितनी बार आप नाम लेते हैं उनका, उसके बाद उनका रिवाइवल हो जाता है, रिकॉल ब्रांड वैल्यू होती है कि जितनी बार आप किसी प्रोडक्ट का नाम लेंगे, ये घटिया है, ये बढ़िया है, जिनको पता भी नहीं होता वो भी कहता है अच्छा कौन है। उन्होंने कश्मीर से आज बार बार करेंगे कि बिहार में ले लिया, लालू को ले लिया, उन्होंने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवाद है। तो इसका मतलब उन्होंने डीएमके वगैरह जो है, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, जो तेलंगाना में हो रहा है, सब जगह जितने भी परिवार हैं, मैंने उस दिन भी कहा था एक बार कि इस देश के अंदर 29 परिवार हैं जो कंट्रोल करते हैं 73% सीट्स को, उसमें बीजेपी के परिवार भी हैं। परंतु बीजेपी के तो उस तरह का परिवारवाद नहीं चलता कि मेरे बाद मेरा बेटा ही बनेगा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री बनेगा। तो उन्हें परिवारवाद पर अटैक तो किया है, परंतु सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है इसके अंदर, प्रधानमंत्री का एक शैली वही है कि हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं एंडोर्समेंट दिखाई देती है उनको, और सच भी है, वोट मिला सब जगह। उन्होंने कह दिया कि जो भी नीति हमने अपनाई है उसके ऊपर ये एंडोर्समेंट है, क्योंकि चुनाव काफी प्रदेशों में हुए हैं। और सबसे बड़ी और जो बात की, कोरोना के अंदर जब सारा विश्व जीत रहा था, मैं काम कर रहा था, जितने रिफॉर्म पिछले 8 महीने में हुए हैं, अगर उसको रिफॉर्म हम सबको कहें, सबसे ज्यादा रिफॉर्म 8 महीने में हुए, पिछले 6 साल में नहीं हुए। उसका असर तो आगे जाके दिखाई देगा। जितने परिवर्तन उन्हें लॉ में किए, बाकी चीजों में पॉलिसी में किए, जो फार्म बिल आए हैं उनको देख लीजिए, आकर के मेडिकल कमीशन बनाया उसको देख करके दीजिए। कोरोना के अंदर इतने बिल बने, इतनी सब चीजें बनी हैं जिससे आपको लगता है 2022-23 में चुनाव आएंगे, उसके ऊपर दिखाई देगा। तीसरी बात वो मेरे को समझ नहीं आया क्यों कह दी उन्होंने कि अपनी पार्टी के अंदर भी प्रजातंत्र लोकतंत्र लाना है। ये बात मोदी जी ने आज पहली बार कही है कि उनकी पार्टी में उनको क्या सुनने में आया है कि हमारी पार्टी के अंदर प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। तो ये एक बात जो है, जो सोचने वाली बात है। ये एक देश का प्रधानमंत्री जिनके ऊपर सारी पार्टी चलती है, और नड्डा जी को इतनी जोर से कहना कि नड्डा जी आप आगे चलिए, अपने अध्यक्ष की गर्मिया को बनाए रखना। 2019 का चुनाव भी नड्डा जी के नेतृत्व में हुआ, ये पहला चुनाव है जो नड्डा जी के नेतृत्व में हुआ। तो नड्डा जी को इतना कहना कि संगठन हमारे लिए सबसे बड़ा है और संगठन के अंदर प्रजातंत्र होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, इसमें ये बड़ा मैसेज है। साइलेंट वोटर की भी पीएम ने आज वहां से बात की है, महिलाओं का उन्होंने जिक्र किया है। आइए आपको वो हिस्सा सुना देते हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गई हैं, मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जेडीयू के भी नेता मोहम्मद अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद अली अशरफ। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइलेंट वोटर का जिक्र करते हुए क्या कहा, सुनिए। मैं कल से टीवी पर देख रहा हूं, अखबारों में चर्चा है साइलेंट वोटर, साइलेंट वोटर। अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक
महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भाजपा ही है जिसके शासन में महिलाओं को सम्मान भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है। बैंक अकाउंट से लेकर बैंक लोन तक, गर्भावस्था के दौरान मुफ्त जांच से लेकर 6 महीने के अवकाश तक, रसोई को धुएं से मुक्त करना हो या फिर शौचालयों का निर्माण, 1 रुपये में सैनिटरी पैड की सुविधा हो या हर घर बिजली पहुंचाना हो या फिर हर घर जल के लिए अभियान हो, ये बीजेपी ही है जो भारत की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उम्र के हर पड़ाव को देखते हुए विशेष प्रयास कर रही है। इसलिए भाजपा पर ये साइलेंट वोटर्स हर बार अपना स्नेह दिखाती है, अपना आशीर्वाद देती है। मैं इस आशीर्वाद के लिए सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर में जश्न मनते देख उधर नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। लेकिन जिस साइलेंट वोटर की पीएम बात कर रहे थे, कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं, फिर गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत सबके पास चलेंगे। देखिए, जो अलग अलग फेजेस के डेटा आए हैं उसके मुताबिक पहले चरण में तो पुरुषों ने ज्यादा वोट किया था। पहले चरण में लगभग 1% ज्यादा पुरुषों ने वोट किया था, लेकिन उसके बाद दूसरा चरण होते होते पुरुषों के मुकाबले 6% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया और फिर तीसरे फेज में वो और भी आगे बढ़ा, 11% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया पुरुषों से। और सेकंड और थर्ड फेज ही वो फेजेस हैं जिसमें एनडीए ने, बीजेपी ने बहुत अच्छा किया। साइलेंट वोटर्स पर पीएम ने टिप्पणी की आज, और ये हम आपको हर फेज का दिखा रहे हैं अलग अलग। गौरव भाटिया जी, इसी पर आपसे पहला सवाल, ये साइलेंट वोटर ही थे जिसकी वजह से कई लोग समझ नहीं पाए शायद कि आउटकम क्या होगा और अल्टीमेटली आपकी जीत हुई। देखिए अंजना जी, आज तक के माध्यम से सबसे पहले तो बिहार की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा नतमस्तक होके, और श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी संबोधन दिया, वाकई मैं वहीं था और बड़ा ही प्रेरणादायक था। और उसकी जो मूल भावना है, पहले मैं उसको दर्शकों से बांट लूं। मूल भावना ये है कि ये बिहार का असेंबली चुनाव केवल नहीं था, ये देश में किस तरह की राजनीति होगी, सकारात्मक राजनीति होगी, वो भी तय कर रहा था। और बहुत अच्छी बात उन्होंने करी। उन्होंने बिहार की जनता को भी धन्यवाद दिया, जो लाखों हमारे कार्यकर्ता महीनों से कार्य कर रहे थे, वो ही हमारी पार्टी की नींव है, उनको भी धन्यवाद दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ही खूबसूरत चुनाव कंडक्ट किया है, वो भी कोविड की महामारी में, तो हमें उनका भी योगदान नहीं भूलना चाहिए। अब आपने कहा साइलेंट वोटर, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, शुरू से नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार किस बात की प्रतीक है? वो प्रतीक है सुशासन की, स्टेट और सेंटर में कोऑर्डिनेशन की, ईमानदारी। और ये बात, ये खूबियां नरेंद्र मोदी जी में भी है और नीतीश कुमार जी में भी। और आज एक बात स्पष्ट हो गई कि बिहार की जनता ने मुहर लगा दी है कि केंद्र की सरकार ने और बिहार की सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर दिए, महिलाओं को उनकी अस्मिता लौटाई जो जंगल राज में चली गई थी, मजदूर और किसान का ध्यान रखा। और ये बड़ी बातें हैं जो आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन में निकल के आई। और सबसे बड़ी बात है, जो देश के प्रति समर्पित होगा, केवल परिवार के नहीं, उसी के साथ जनता चाहे बिहार की हो चाहे देश की हो, वो खड़ी रहेगी। और आज का जो वोटर है वो साइलेंट हो सकता है, लेकिन बहुत समझदार वोटर है, उसको पता है कहां वोट डालना है। और जो पूरे वर्ष कार्य करता है उसको पता है रिपोर्ट कार्ड में ये आने वाला है। और चाहे वो मीडिया चैनल हो एग्जिट पोल्स के माध्यम से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो जो केवल चुनाव में जनता को याद करती हैं, उनको जनता एफ ग्रेड देती है। सुप्रिया जी, पहला चरण पुरुषों के वोट ज्यादा,
तेजस्वी यादव को ज्यादा सीटें, दूसरा और तीसरा चरण महिलाओं के वोट ज्यादा, एनडीए को ज्यादा सीटें। आप सहमत हैं इस बात से कि महिला वोटरों ने यह चुनाव पलट दिया? नहीं, मैं पहले तो ये कहूंगी कि देखिए, जीत हो या हार हो, एक ग्रेस होना चाहिए, और जो जीता है उसको बधाई है, जो हारा है उसको ज्यादा आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मैं अभी पढ़ूंगी भी नहीं उन मुद्दों में कि कौन सी विक्ट्री, कितने मार्जिन, क्यों कहीं कहीं पर विक्ट्री सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, मैं नहीं पढ़ूंगी। जो जीता है उसको बधाई है, और जो हारा है हम जरूर आत्मचिंतन करेंगे और ज्यादा मजबूती से अपनी बात रखेंगे और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो चुनाव के पहले के मुद्दे थे, उसमें से एक मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा भी था, और इसको नहीं निकाला जा सकता है कि पिछले 15 साल में 175% वृद्धि हुई है महिलाओं के खिलाफ अपराध में। लेकिन उसके बाद भी अगर महिलाओं ने नीतीश कुमार जी को तो नहीं, हाँ भाजपा को वोट दिया है, तो ये महिलाओं का फैसला है और इससे हम असहमत नहीं है। उनका फैसला सर आंखों पर है, हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद वो हमें वोट दे। लेकिन इसको नहीं नकार सकते हैं कि जॉबलेसनेस हो गई, महंगाई की मार हो गई, इन सारी चीजों का प्रभाव महिलाओं पर भी उतना ही पड़ता है। बिहार में शराबबंदी जरूर हुई होगी, लेकिन बड़ा दिलचस्प है जो शराबबंदी की हो रही है। आप पत्रकार की तरह बोल रही है, कांग्रेस प्रवक्ता की तरह नहीं। नहीं, ये गलत आप कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हो। मैं इस पे बिल्कुल, क्योंकि मैं शाम से सुन रहा हूं, बिल्कुल भी असहमत हूं। आप पहली हैं, मैं बिल्कुल असहमत हूं, जिसने साफ तौर पे ये कहा कि हार के कारणों की हम समीक्षा करेंगे, उसका समय है। अभी मैं इन चीजों में नहीं जाऊंगी कि उस पर क्या क्या कही जा सकती हैं बातें, लेकिन मुद्दे की बात पे आपने सीधा सटीक जवाब दिया। बहरहाल मुझे लगता है ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, ये कोई आपके ऊपर एक्चुअली एक कॉम्प्लीमेंट है। जितना अग्रेसिवली आप अपने पार्टी को डिफेंड करती हैं, उसी आपने विवेक के साथ तमाम बातों को स्वीकारा, क्योंकि ये समझना जरूरी होगा इस पड़ाव पर कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हो रही है तो कहीं पर तो चूक है ही, और उसकी वजह से। जी प्रभु जी भी कुछ बोलना। प्रभु जी बोलिए। सुप्रिया जी से पत्रकारिता नहीं निकाल सकते आप, वो पत्रकार रही हैं, तो उनके अंदर की पत्रकारिता उनके अंदर है, तो इसलिए वो ऑब्जेक्टिवली थोड़ा बोलने की कोशिश कर रही है। और शार्प भी है एज अ जर्नलिस्ट, आंकड़ों को भी समझती है। और क्या उनको सवाल का मुकाबला किया हुआ, उन्होंने मेरे से सवाल बहुत पूछे हैं, इसलिए उन्होंने ठीक कहा। प्रभु जी भी आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। जरूरी है कि पत्रकार ऑब्जेक्टिव ही हो। नहीं, आप दाएं बाएं देखकर जो ये बोल रहे हैं आशुतोष जी की तरफ, अपने ही दोस्त पर लगातार टिप्पणी करते हैं ना। आप उनसे पूछे, उधर कहिए ना। अभी विषय इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण में बातें कही, हाँ। जेडीयू से अशरफ अली साहब हमारे साथ हैं। अशरफ अली साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मंच से दोहरा दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो जिन लोगों से आप परेशान थे कल से कि ये जानबूझ के नैतिक दबाव डालना चाहते हैं, उन सारे सवालों को उन्होंने शांत कर दिया। लेकिन नैतिक दबाव है कि नहीं नीतीश कुमार पर थोड़ा सा? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब ये चुनाव शुरू हुआ था, अभी ये तय हो गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो मैं पूरी बात को बड़े गौर से सुन रहा था और सभी लोगों की टिप्पणियों को सुन रहा था। बिहार के अंदर जो भी चुनाव हुआ वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। हार या जीत की जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है पिछले 15 साल उसको लोगों ने सामने रखा, उसको सामने रखकर उन्होंने वोट किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये बीच में एलजेपी का एपिसोड नहीं होता, ये जो आंकड़े आज देश के सामने आ रहे हैं ये जरा अलग होते। अब उसमें हम लोग, हमारी पार्टी समीक्षा अब आपकी सरकार बन रही है, थोड़ी उदार सोच रखिए। आप एलजेपी और चिराग पासवान का रोना रोएंगे, उधर आरजेडी अगर ओवैसी का रोना रोएगी। लोकतंत्र में हर पार्टी को ये इजाजत है कि वो चुनाव लड़े और दूसरे को हराए। जो नीतीश कुमार ने ट्वीट किया आपको बताएं, उन्होंने एनडीए को बहुमत प्रदान किया, उसके लिए अंजना जी उन्हें बताइए। राजनीति में जाते हैं तो ये तय करके नहीं जाते हैं, जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो ये थोड़े फैक्टर काम करता है। आप तय करके जाते हैं कि हमें वो जीतनी है। ये कोई रोने के लिए इसको बहानेबाजी कही जाती है। मोहम्मद जी माफ कीजिएगा, थोड़ा सच शब्द कह रही हूँ, लेकिन ये बहानेबाजी कहलाती है। चिराग पासवान को ये पूरी आजादी थी कि वो अपने तरीके से चुनावी मैदान में उतरे। आप अगर उनको एक देखते हैं वोट कटवा फैक्टर के तौर पर, आप देखिए। आप तो नाराज हो गए, मेरी बात तो सुन ले आप। बोलिए। आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, सीधी होके बोलिएगा तो ठीक आवाज आएगी। नेतृत्व जो था बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी का, और उनके नेतृत्व में उनके 15 साल के कामकाज पर ही हम लोगों ने वोट मारा। और बिहार के अंदर तो जेडीयू की सीटें क्यों गिर गई? और इसमें सारे लोगों तो जेडीयू की सीटें क्यों गिर गई सर? इसका क्या आकलन है आपका?
मैंने वही वजह बता दिया। आप एलजेपी हमारे पार्टी के अंदर भी आपने तो एलजेपी को बैठे बैठे यहाँ बड़ा कर दिया आज पूरी और शाम। मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एनडीए ने चुनाव लड़ा था, ये सामूहिक जीत है, सबकी जीत है, इसमें जो चारों पार्टी थे उसकी जीत है, मैं इसमें कहीं अलग नहीं हूँ। लेकिन जो यहाँ की लीडरशिप थी वो नीतीश कुमार थी, इसलिए आप नीतीश कुमार जी के कामों को या उनके नाम, थोड़ी आवाज यहाँ बढ़ाइएगा प्लीज, उनके नाम को, उनके कद को कहीं पर कम समझ करके नहीं आती है। और जो कुछ हुआ है बिहार के अंदर, नतीजे आए हैं, उसके पीछे उनकी पर्सनालिटी है, उनका काम है, नियंत्रण, मतलब लगातार 15 साल से बिहार की खिदमत है। चाहे वो अब महिलाओं के लिए काम किया हो, रिजर्वेशन दिया हो उनको, पंचायती राज में रिजर्वेशन दिया हो उनको, नौकरी में रिजर्वेशन। ठीक है सर, ठीक है। तो ये सब काम है और ये सब एनडीए मिलकर, जो सीटें गिरी वो चिराग पासवान ने गिराई और जो जीत हुई वो उनके काम की वजह से आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या किसी का आप श्रेय नहीं देना चाह रहे, ठीक है, ये भी नजरिया है देखने का। सीधे लिए चलते हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी दफ्तर से। अशोक, पीएम ने कई मुद्दों पर जमकर बोला उन्होंने, या एक तो परिवारवाद वाली राजनीति पर कहा, नीतीश कुमार पर पिक्चर क्लियर किया उन्होंने, वोकल फॉर लोकल पर एक बार फिर से जोर डाला, बंगाल भी पहुंच गए अगले चुनाव के लिए। तो लग रहा था कि जरूरी है उन तमाम चीजों को फोकस किया। बिहार की बात उन्होंने की, बाकी इधर उधर की बात करते रहे, जीत की बात करते, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो कंफ्यूजन पार्टी के कुछ लोग कर रहे थे कि हम बड़े भाई बन गए तो हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो भी प्रधानमंत्री ने आज क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और बंगाल इनके सबसे बड़ा निशाने पे है बंगाल। अमित शाह लगातार वहां जा रहे हैं, जेपी नड्डा गए, प्रधानमंत्री ने वो भी ममता को एक मैसेज दे दिया, जिस दिन से यह आरोप लगाती रही है बीजेपी कि वहां पर पॉलिटिकल हत्याएं की जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने साफ बता दिया कि वो ठीक नहीं है, जनता में जनता उसका जवाब देगी। तमाम चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री ने साफ बता दिया कि वो ठीक नहीं है, जनतंत्र में जनता उसका जवाब देगी। तमाम चीजों को लेकर के परिवारवाद की पार्टी कि कहीं जम्मू कश्मीर से लेकर कहीं भी आप चले जाइए, वो सबसे बड़ा खतरा है परिवारवादी पार्टियां, परिवार की पार्टियां, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, तमाम पार्टियों पे उन्होंने एक साथ निशाना साधा कि सबसे बड़ा खतरा है इस जनतंत्र के लिए। तो मोदी ने तमाम बातें यहाँ पर रखी और सबसे बड़ी बात यह थी कि जेपी नड्डा के लिए उन्होंने कहा कि वो हकदार हैं इस जीत। बिल्कुल, और जेपी नड्डा पर उन्होंने काफी जोर देकर आज बोला और कई बार उन्होंने नारा लगवाया बल्कि कि जेपी नड्डा आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो ये एक तरह से रीइंफोर्समेंट है, वो उस अगले नेतृत्व की तैयारी है जिसमें बीजेपी उम्मीद। एक बात समझ में नहीं है प्रभु जी, ऐसे नारे तो उन्होंने अमित शाह के लिए भी नहीं लगवाए थे कभी, अगर आपको याद आता हो। ये जेपी नड्डा जी के लिए विशेष तौर पे इस तरीके से प्रधानमंत्री के नारे लगवाना और शुरू में लगवाना, फिर अंत में याद दिलाना कि मैंने ये नारा इसलिए लगवाया था। मैं आपको इसके पीछे मोदी जी के नेचर को समझे, मैं उनको 1974 से जानता हूँ जी। नड्डा जी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, अमित शाह नहीं रहे प्रचारक। नड्डा जी वहाँ पर फुल टाइम वर्कर भी रहे हैं। और दूसरा ये कि नड्डा जी उतने हाई प्रोफाइल नहीं हुए जितने अमित शाह जब अध्यक्ष बने थे उतने हाई प्रोफाइल थे। तो हर चीज फोकस आ जाती थी कि प्रधानमंत्री के बाद किसके ऊपर फोकस आता था, अमित शाह के ऊपर। पत्रकारों में भी लगता था कि अमित शाह से पहले बात करनी चाहिए बाकी, और जबकि अध्यक्ष नड्डा जी थे तब भी सब पत्रकार या बाकी लोगों को लगता है अमित शाह जी ही इम्पोर्टेंट है। आज अमित शाह जी स्टेज पर थे, बाकी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर पूरे देश उनके साथ थे। तो नड्डा जी के प्रति ये दिखाना कि नड्डा जी एक लो प्रोफाइल वर्कर हैं, विद्यार्थी परिषद से बनकर के बाहर से आए हैं, आरएसएस के प्रचारक है, अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं उनको पूरा क्रेडिट देता हूँ कि संगठन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी देते थे परंतु आपने जो कहा नारा ही नहीं लगाए। नड्डा जी के प्रति लोगों में ये लगता है कि नड्डा जी तो कहाँ डमी प्रेसिडेंट है। इसलिए प्रधानमंत्री की तरफ से जाना कि नड्डा जी डमी नहीं है, वो वास्तव में प्रेसिडेंट हैं और उनकी मेहनत से सब कार्यकर्ता जुड़कर के बिहार में इतनी बार नड्डा जी वहां गए। वेस्ट बंगाल में ज्यादा नहीं जा रहे, वेस्ट बंगाल में अमित शाह जी ज्यादा जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है नड्डा जी को प्रमोट करने के पीछे ये था कि क्रेडिट संगठन को जाता है, मेरा नाम तो सब संगठन वाले लेंगे, ये तो निश्चित है कि हर संगठन कहेगा कि प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उन्होंने नड्डा जी को बड़ा कद बना दिया कि आप रियल अध्यक्ष हैं। आपने बंगाल का जिक्र किया, आगे बात करें उसके पहले बंगाल की बात प्रधानमंत्री के भाषण में कैसे आई, जरा आपको सुनवाते हैं, फिर आशुतोष इस पर बात करेंगे।
जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। और इसलिए मेरे साथियों, हम लोकतंत्र को समर्पित है। आशुतोष जी और रागी जी, फिर मैं मृत्युंजय जी फौरन आपके पास आऊंगी। आशुतोष जी, पीएम ने बड़ी जीत के बाद ये बड़ा संदेश, बड़ी जीत मैं बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा, और बिहार सबसे प्रभावित राज्यों में से एक था, उसके बाद पीएम ने जो संदेश आज दिया है उसमें उन्होंने 8 महीने के तमाम काम का जिक्र किया है। उस पे मुहर के तौर पर उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, और वो संदेश कैसा मानते हैं? देखिए, मुझे अगर आज हेडलाइन लगानी होती तो मैं हेडलाइन लगाता, मोदी की ममता को चेतावनी, राजनीतिक हत्याएं बंद नहीं तो डैश 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 डॉट डॉट डॉट। दरअसल आज के जिनके भाषण का जो मैं बार बार कहता हूं कि मोदी और बीजेपी की कामयाबी पिछले दिनों का सबसे बड़ा राज ये है कि एक चुनाव खत्म होने के फौरन बाद वो अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। अभी आज बिहार के लोगों को धन्यवाद अदा कर रहे थे, और वहीं से उन्होंने बंगाल के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक हत्याएं हो रही है, दोनों तरफ से हो रही हैं। जीत के बाद छुट्टी नहीं ली उन्होंने, साथ के साथ उसी समय उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया। देखिए, ये जो जीत का कारण है वो यही कारण। तो मेरे नजर में बिहार पीछे चला गया, महिलाओं का साइलेंट वोटर पीछे चला गया, कोरोना का मामला पीछे चला गया। अब बीजेपी के लिए स्पष्ट संदेश है कि आप पूरी तरीके से ताकत लगा के बंगाल पर फोकस करिए। बंगाल हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा इश्यू होने जा रहा है। और साथ ही साथ ममता बनर्जी को भी बहुत स्पष्ट जो उन्होंने शब्दों का, मौत का ये खेल, ये जो शब्द है इस पे जरा ध्यान दीजिए, बहुत स्ट्रेच करके, बहुत फोकस करके उन्होंने इस पे बोला है। जिन्होंने सवाल पूछा था कि क्या केंद्र के काम पे मोहर मानते हैं आप इस चुनाव के नतीजे को, तो 37% वोट तो फिर आरजेडी गठबंधन को भी मिला, 37% इनको भी मिला है। आप नहीं मानते? तो अब फिर आप ये कह दीजिए कोई हाँ या ना कहिए ना। मैं नहीं मानता, तो मैं साफ तौर पर इसलिए नहीं मानता क्योंकि देखिए, अगर दोनों के वोट बराबर है तो वो भी क्रेडिट करेंगे ना कि भाई हमने जो एजेंडा रखा उस एजेंडे पर लोगों ने वोट दिया, आपने एजेंडा रखा, आप रखा। ठीक, संगीत रागी फटाफट बोलिए, फिर मृत्युंजय जी, सुप्रिया और गौरव भाटिया। देखिए, इसमें एक नई बात हमको ये भी सोचने की चाहिए। इस ओर भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इशारा है कि अभी बीच में ये बात चल रही थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोबारा गठबंधन में महाराष्ट्र के अंदर आएंगे। तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इन सवालों को खारिज कर दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि यहां से वहां तक, कन्याकुमारी तक जो है वो हम परिवार की पार्टियों से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एलजेपी के जो ये आरोप लग रहा था कि एलजेपी को भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके वोट कटवा के तौर पर प्रयोग किया है, जो आशुतोष जी का भी नैरेटिव चल रहा था और बाकी लोगों का भी है, ठीक है। उसको भी खारिज किया है। आने वाले दिनों में शिवसेना के साथ जो बात चल रही थी कि कहीं सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बनाने की, इन दोनों को भी खारिज कर दिया। क्या डायरेक्ट अटैक ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर नहीं था?
परिवार वाली राजनीति का, जो पार्टियां जो परिवार की हैं और परिवारवादी हैं। देखिए अंजना जी, ये बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनावी सभाओं में भी कह रहे थे। इसके बाद भी बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी को प्रधानमंत्री जी से ज्यादा ही दिया है। सबसे बड़ी पार्टी तो आज आरजेडी ही है। तेजस्वी यादव जी को जनता का समर्थन नहीं मिला या जनता ने नकार दिया, ये बात तो आप नहीं कह सकते हैं। तेजस्वी यादव जी ठीक है, हम सरकार बनाने के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उससे बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। हम पहुंचते पहुंचते रह गए। अब जो भी कारण हो उसका विश्लेषण बाद में होगा, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने अपनी ओजस्वी प्रतिभा को तो मनवाया। तो कांग्रेस ही दिख रही है, लेकिन आप बोलिएगा नहीं।